आज हम भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक तत्व अर्थात डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, उनके बारे में सामान्य जानकारी हासिल करेंगे। नीति निर्देशक तत्व संविधान के भाग 4 में दिए गए हैं और इनकी संख्या 16 है और ये संविधान में अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक दिए गए हैं और ये आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं। और साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्व के माध्यम से जो संविधान राज्य को ये बताता है या राज्य को ये जानकारी देता है कि उसे सामाजिक, आर्थिक न्याय तथा व्यक्तियों और नागरिकों की गरिमा सुनिश्चित करने के लिए क्या प्रावधान करने चाहिए और क्या प्रयास करने चाहिए। साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से किस प्रकार के भविष्यगामी कानून बनाने चाहिए। इसके बाद इसमें जो नीति निर्देशक तत्वों के विकास की बात आती है तो नीति निर्देशक तत्वों का विकास जो मूल अधिकार भारतीय संविधान में निहित किए गए थे या अंतः स्थापित किए गए थे, उनके साथ ही साथ नीति निर्देशक तत्वों का विकास हुआ है। और इसमें संविधान सभा जो थी जिसने संविधान को बनाया था, उसमें जो मूल अधिकार के साथ जो सामाजिक न्याय के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ऐसे आदर्शों को अंतः स्थापित करने की बात कही गई थी या इसमें सहमति रखी गई थी कि उनमें ऐसे तत्व रखे जाएं जो व्यक्ति के सामाजिक, आर्थिक और नैतिक विकास के लिए लाभकारी हों। इस संदर्भ में नीति निर्देशक तत्वों को रखने पर सहमत बनी। इसके बाद जो संविधान सभा के जो सलाहकार थे डॉक्टर BN राव, उन्होंने 2 प्रकार के अधिकारों को वर्णित किया संविधान में। जैसे ऐसे अधिकार जिनको न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है या वो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय हैं या उन अधिकारों के हनन होने पर अपने अधिकारों के हनन को रोकने के लिए उन अधिकारों के आधार पर न्यायालय में अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। ऐसे वर्ग में मूल अधिकार आते हैं और दूसरे वर्ग में ऐसे अधिकार आते हैं जो न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, अर्थात नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों के हनन होने पर कोई भी व्यक्ति या नागरिक इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकता कि मूल अधिकारों के समान ही उसके जो नीति निर्देशक तत्व के अधिकार हैं उनका हनन हुआ है। इसके बाद जो दूसरे वर्ग के अधिकार अर्थात जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो नैतिक निर्देशों या निर्देशों के रूप में संविधान में वर्णित है और इसमें जो राज्य के प्राधिकारी हैं उनको जनता की भलाई के लिए नैतिक शिक्षा और प्रेरणा देने की बात कही गई है। और नीति निर्देशक तत्वों को रखने का उद्देश्य ये था कि उस समय भारत के पास आर्थिक संसाधन कम थे, इसलिए उन कानूनों को जनता की भलाई के लिए लागू करने के लिए नीति निर्देशक तत्वों के रूप में कानून बनाने की बात नहीं कही गई थी। लेकिन धीरे धीरे देश का आर्थिक विकास होता गया, सामाजिक विकास होता गया और शैक्षिक विकास होता गया। उसके बाद विभिन्न सरकारों ने समय समय पर नीति निर्देशक तत्वों के माध्यम से जन कल्याणकारी कानून बनाए। इसलिए कभी कभी ये कह दिया जाता है कि नीति निर्देशक तत्व और मूल अधिकार और सामान्य विधिक अधिकार एक दूसरे के पूरक है और नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही नीति निर्देशक तत्वों के आधार पर ही सरकार ने बहुत से कानून बनाए हैं। इसके बाद नीति निर्देशक तत्वों में समय समय पर संशोधन भी होते रहे। सबसे पहले 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में हुआ। इसमें अनुच्छेद 39 का, अनुच्छेद 43 का और अनुच्छेद 48 का को अंतः स्थापित किया गया नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत। इसके बाद 44वां संविधान संशोधन अधिनियम 1978 हुआ। इसमें अनुच्छेद 38 की भाषा में परिवर्तन किया गया। इसके बाद 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 मूल अधिकार के अंतर्गत इसमें नीति निर्देशक तत्वों को परिवर्तित किया गया। इसमें 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा का अधिकार देने की बात कही गई और उसे एक प्रकार का मूल अधिकार बना दिया गया और इसके अंतर्गत अनुच्छेद 21 खा में मूल अधिकार को सम्मिलित किया गया। इसके बाद साथ ही साथ इसमें अनुच्छेद 45 जो नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत दिया गया है, इसके मूल पाठ को हटाकर उसके स्थान पर 6 वर्ष से आयु के जो कम बच्चे हैं उनकी देखभाल और शिक्षा का कर्तव्य राज्य पर डाला गया। इसके बाद 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011 अनुच्छेद 43 खा के अंतर्गत अंतः स्थापित किया गया।
इसमें राज्य की जो सहकारी समितियां और सोसाइटी थी उनको सहायता दी गई, साथ ही साथ उनको प्रबंधन का भी अधिकार दिया गया। अगर नीति निर्देशक तत्वों की जो सामान्य भाषा है या उनमें जो जानकारी दी गई उसकी बात की जाए तो क्रमशः इस प्रकार है। जैसे अनुच्छेद 36 है, अनुच्छेद 36 नीति निर्देशक तत्वों के संदर्भ में इसमें राज्य की परिभाषा दी गई है, और अनुच्छेद 37 में नीति निर्देशक तत्वों के न्यायालय में प्रवर्तनीय न होते हुए भी, अर्थात इसमें न्यायालय को नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती न देने के बावजूद भी देश के शासन में इनकी मुख्य भूमिका को स्वीकार किया गया। अर्थात अगर अनुच्छेद 37 के अनुसार अगर नीति निर्देशक तत्वों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है तो उसका अर्थ ये नहीं है कि ये देश के शासन, प्रबंधन और प्रशासन में मूलभूत नहीं है। ये देश के शासन में उसी प्रकार मूलभूत हैं जिस प्रकार अन्य मूल अधिकार या अन्य कानूनी या विधिक प्रयास करेगा, और इसमें सामाजिक न्याय को प्राप्त करने की बात की गई। इसके बाद अनुच्छेद 38(2), इसमें आय और सुविधाएं और जो अवसर हैं उनकी असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया गया। अर्थात राज्य प्रयास करेगा कि आय एक समान बनी रहे, अवसरों की समानता एक समान बनी रहे, साथ ही साथ जो मूलभूत और न्यूनतम सुविधाएं हैं आम नागरिक के लिए वो सबको समान मात्रा में प्राप्त होती रहें। इसके बाद अनुच्छेद 39 आता है। अनुच्छेद 39 में राज्य द्वारा सामाजिक आर्थिक नीतियां बनाने का प्रयास किया जाएगा जिससे धन का विकेंद्रीकरण ना हो सके, अर्थात जो पूंजीवादी व्यवस्था है वो नियंत्रण में बनी रहे, साथ ही साथ आजीविका की व्यवस्था बनी रहे, जैसे सरकार ने मनरेगा योजना चलाई। इसके बाद समान कार्य समान वेतन देने की बात कही गई, और बच्चों और स्त्रियों की गरिमा और विकास और शोषण को रोकने की बात की गई और उनकी गरिमा को सुनिश्चित करने की बात कही गई। इस संबंध में सरकार ने विभिन्न मौकों पर विभिन्न कानून बनाए हैं, साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट के जो दिशा निर्देश है उन आधारों पर भी कानून बनाया और उनका पालन किया है। इसके बाद अनुच्छेद 39 का आता है। इसमें निर्धन और गरीब व्यक्तियों को निःशुल्क विधिक सहायता देने की बात कही गई है, जो कि कई राज्यों ने लागू भी कर दिया है। इसके बाद अनुच्छेद 40 आता है। नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के गठन और उनकी शक्तियों और प्राधिकारों के वर्णन की बात कही गई है। इसके अंतर्गत सरकार ने सन 1992 में नई प्रकार की न्याय पंचायत व्यवस्था या ग्राम पंचायत व्यवस्था को लागू किया। इसके बाद अनुच्छेद 41 आता है। इसमें कुछ दशाओं में, जैसे बुढ़ापे में, बेरोजगारी में और बीमारी या अशक्तता की दशा में काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार देने की बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 42 आता है। इसमें जो काम की न्याय संगत और मानवोचित दशाएं हैं उनका प्रबंधन करने की बात कही गई, साथ ही साथ महिलाओं को प्रसूति सहायता और उन्हें अवकाश देने की बात कही गई। उसके बाद अनुच्छेद 43 आता है। इसके अंतर्गत जो कर्मकार या मजदूर है उनको निर्वाह मजदूरी देने की बात कही गई है, और अनुच्छेद 43 के आधार पर ही मनरेगा में एक न्यूनतम मजदूरी को निर्धारित किया गया है। इसके बाद अनुच्छेद 43 का आता है। इसमें जो उद्योग है उनके प्रबंधन में जो कर्मकार या कर्मचारी हैं या मजदूर हैं उनके प्रबंधन में भाग लेने की बात कही गई, साथ ही साथ उन्हें उद्योगों में एक प्रकार के प्रबंधन में सहभागी करने की बात कही गई। इसके बाद अनुच्छेद 44 आता है। इसमें नागरिकों के लिए समान नागरिक आचार संहिता या कॉमन सिविल कोड को लागू करने की बात कही गई है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट ने कई मामलों में सरकार को ये सख्त निर्देश भी दिए हैं, और साथ ही साथ सरकार से कहा भी है कि वो समान नागरिक संहिता या कॉमन सिविल कोड को लागू करने के लिए कानून बनाए और महत्वपूर्ण कदम उठाए। इसके बाद अनुच्छेद 45 आता है। इसमें शिशुओं की देखभाल और 6 वर्ष से जो कम आयु के बच्चे हैं उनको शिक्षा देने का प्रयास करने की बात कही गई। इसके अंतर्गत जो आंगनवाड़ी केंद्र चलाए जा रहे हैं देश भर में, वह अनुच्छेद 45 के अंतर्गत ही चलाए जा रहे हैं या उससे प्रेरित हैं। इसके बाद अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 में SC ST और जो अन्य दुर्बल वर्ग है उनके शिक्षा और आर्थिक हितों की समृद्धि के प्रयास की बात, और इनके मादक नशीले पदार्थों के उपयोग पर प्रतिबंध की बात कही गई। लेकिन भारत में सन 1950 के दशक में गांधीवादी विचारों से प्रेरित होते हुए अनुच्छेद 47 के अंतर्गत
शराबबंदी को लागू किया गया, लेकिन भारत में शराबबंदी सफल नहीं रही। भारत में शराबबंदी उतनी असफल रही जितनी संयुक्त राज्य अमेरिका में। फिर भी गुजरात और बिहार जैसे राज्यों ने शराबबंदी को लागू करने का प्रयास किया है और उसके कुछ वांछित परिणाम भी मिले हैं। इसके बाद अनुच्छेद 48 आता है। अनुच्छेद 48 में जो गाय, बछड़े और अन्य गोवंश पशु हैं या जो दूध देने वाले पशु हैं, उनकी नस्ल सुधार की बात कही गई है। साथ ही साथ उनके वध का प्रतिषेध करने का प्रयास किया गया है। इस संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार और कुछ राज्यों की सरकारों ने कानून भी बनाए हैं। इसके बाद अनुच्छेद 48 का आता है। अनुच्छेद 48 का पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य जीवों और वनों की रक्षा करने का प्रयास किया गया है। इसके अंतर्गत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम और वायु प्रदूषण अधिनियम, जल प्रदूषण अधिनियम, अन्य जो प्रदूषण है उनके रोकथाम के अधिनियम बनाए हैं, साथ ही साथ उन्हें लागू किया है। साथ ही साथ जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते हैं जैसे क्योटो प्रोटोकॉल और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल और जो अन्य प्रकार के पर्यावरण रक्षा संबंधी समझौते अंतर्राष्ट्रीय, उन पे हस्ताक्षर किए हैं, उन पे पालन भी किया है। इसके बाद अनुच्छेद 49 आता है। इसमें जो राष्ट्रीय महत्व के जो स्मारक हैं, स्थान है, उनके वस्तुओं हैं, उनके संरक्षण की बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 50, इसमें जो राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, उनमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। इसके बाद अनुच्छेद 50 आता है। इसमें राज्य की जो लोक सेवाएं हैं, उनमें कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण के लिए प्रयास करने की बात कही गई है। उसके बाद अनुच्छेद 51 आता है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और भारतीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा की अभिवृद्धि के प्रयास करने की बात कही।